नमस्कार। आप सभी का स्टडी विथ मी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने साझेदारी से संबंधित कुछ बातें सीख ली थी। चैप्टर के कुछ जो थ्योरी पार्ट है उसे हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषता और साझेदारी संलेख के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ और भी चीज़ें थी जैसे साझेदारों के अधिकार, इन सब के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा हुआ है। हम वहीं से शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था, साझेदारी संलेख। तो थोड़ा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि साझेदारी संलेख होता क्या है, ताकि हम समझ पाएंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होते हैं वो क्या नियम है, और साझेदारी संलेख के लिए क्या क्या साझेदारी खाते को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम साझेदारी संलेख क्या होता है इसको समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए साझेदारों के मध्य किए गए आपसी समझौते के द्वारा जो भी शर्तें निश्चित की जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं, है ना। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि ये साझेदारी संलेख जो होता है वो लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। यदि आपको ये सब कुछ याद है तो चलिए अब हम देखते हैं कि लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान क्या क्या है। साझेदारी खातों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो देखिएगा, पहला जो है क्या प्रभावित करता है, साझेदारी खाते को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या। तो सबसे पहले लाभ विभाजन अनुपात। क्या है ये लाभ विभाजन अनुपात? तो आप देखिए इसको, लाभ विभाजन अनुपात कहता है कि यदि समझौता विलेख लाभ विभाजन अनुपात पर अस्पष्ट और मौन है, तब फर्म के लाभ व हानि को सभी साझेदारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाता है। फर्म में उसके द्वारा लगाई गई पूंजी की भागीदारी कुछ भी हो। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि यदि साझेदारी संलेख या विलेख, ठीक, वो कैसा है, अस्पष्ट है या मौन है। अस्पष्ट का मतलब है कि उसने कुछ भी स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ नहीं है, और मौन है मतलब वो है ही नहीं, अभाव है साझेदारी संलेख का। तो उस स्थिति में क्या है, तब उस स्थिति में फर्म का जो लाभ और हानि होगा वो सभी साझेदारों के बीच बराबर बराबर क्या कर लिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाता है, चाहे फर्म में उसके द्वारा लगाई गई पूंजी की भागीदारी कुछ भी हो। कुछ भी हो का मतलब क्या है, यदि कि कोई व्यक्ति 10,000 पूंजी लेकर के आया है और यदि कोई व्यक्ति 5,000 पूंजी लेकर के आया है, तो भी यदि साझेदारी संलेख में इसके बारे में पूंजी लाभ का कैसे बंटवारा करना है, तो इन दोनों साझेदारों को क्या है, जो लाभ या हानि है उसको कैसे मिलेगा, बराबर बराबर भाग में मिलेगा। ठीक है, लाभ हानि कैसे मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। यदि साझेदारी संलेख नहीं है तब हम क्या करेंगे, लाभ हानि को बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक, साझेदारी संलेख किसे हम कह रहे हैं, पार्टनरशिप डीड को, जिसमें कि साझेदारों के सभी अधिकार और दायित्वों का वर्णन होता है कि साझेदारों को क्या क्या अधिकार हैं और क्या उनके दायित्व हैं। साझेदार लाभ हानि का विभाजन कैसे करेंगे, ऋण का विभाजन कैसे, ऋण पर ब्याज यदि उन्होंने दिया है तो कितने प्रतिशत उनको ब्याज मिलेगा, आहरण पर ब्याज का क्या प्रतिशत होगा, वेतन कैसे मिलेगा, पूंजी पर ब्याज कैसे मिलेगा, और भी तमाम चीज़ें उसके अंदर क्या है लिखी हुई होती हैं। वो सारी शर्तें उसमें मौजूद होती हैं साझेदारी संलेख में, जो
साझेदारों के मध्य किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि साझेदारी संलेख साझेदारों के द्वारा नहीं बनाया जाता है साझेदारी के दौरान, तो यहाँ पर लाभ हानि का विभाजन जो है वो कैसा होगा, बराबर होगा। सभी साझेदारों को बराबर लाभ हानि मिलेगा। और यदि साझेदारी संलेख बनाया गया है तो उस स्थिति में जो भी साझेदारी संलेख में लिखा गया है कि फला व्यक्ति को फला अनुपात में क्या है, लाभ हानि दिया जाएगा, तो वही उसी अनुपात में लाभ हानि दिया जाएगा। और यदि ऐसा है कि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो उस स्थिति में लाभ हानि कैसे बटेगा, तो बराबर बटेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज के लिए क्या कह रहा है कि फर्म में लगाई गई पूंजी राशि पर कोई भी साझेदार ब्याज पाने के लिए वस्तुतः अधिकृत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यदि वैसे तो फर्म में लगाई गई पूंजी के लिए किसी भी साझेदार को क्या है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदार ब्याज पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। लेकिन यदि साझेदारी संलेख में यह लिखा है कि इस व्यक्ति को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो उस अनुपात में उसी प्रतिशत में क्या है, पूंजी पर ब्याज उसको दिया जाता है। लेकिन वैसे इसको कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होता है। और यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो पूंजी पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अब आते हैं तीसरा, आहरण पर ब्याज। क्या है आहरण? यदि विलेख में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो साझेदारों द्वारा निकाली गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये भी एक है कि यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आहरण पर ब्याज लेना है या नहीं लेना है, तो साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रविधि राशि पर ब्याज। यदि कोई साझेदार फर्म को किसी प्रकार का क्या दिया हुआ है, प्रविधि राशि दे रखा है या कोई लोन दे रखा है, ठीक है, तो इस राशि पर ब्याज पाने के लिए अधिकृत होगा तो उसे 6% प्रति वर्ष की दर से दे होगी। मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी प्रकार का ऋण लिया गया है फर्म के द्वारा साझेदारों से, तो उस पर क्या है, उस साझेदार को यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो उस समय उसको 6% ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। और यदि ऐसा उल्लेख नहीं है साझेदारी संलेख में तो उसको कोई भी ब्याज नहीं दिया यदि साझेदारी संलेख में इस बात का जिक्र नहीं है कि ऋण पर ब्याज या प्रविधि पर ब्याज कितना देना है, तो उसे 6% की दर से ब्याज देना होगा। नहीं लिखा है तो 6% की दर से, और यदि लिखा है तो उसी प्रतिशत की दर से उसको ब्याज दिया जाना है। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज भी आपको समझ में आया कि यदि विलेख या संलेख में इस बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, कुछ भी नहीं कहा गया, तो साझेदारों द्वारा निकाली गई राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। और प्रविधि राशि पर भी यही है कि यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु प्रविधि राशि लगाता है तो वह इस राशि पर ब्याज पाने के लिए अधिकृत होगा, तो उसे 6% प्रति वर्ष की दर से दे होगी। ठीक है, सिर्फ 6% दिया जाएगा। और यदि उसमें लिखा है कि कितना परसेंट देना है तो उसको उस प्रतिशत के हिसाब से दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम फर्म के कार्य हेतु पारिश्रमिक। यदि कोई भी साझेदार फर्म के व्यवसाय चलाने के लिए किसी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक पाने का तब तक हकदार नहीं है जब तक कि वह इस बारे में साझेदारी विलेख में कोई प्रावधान न किया गया हो। ठीक है, तो यदि साझेदारी संलेख में ये बताया गया है कि किसी साझेदार को पारिश्रमिक या वेतन देना है, यदि उसमें लिखा है तो उसको दिया जाएगा, और यदि नहीं लिखा है तो उसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोगों ने देखी। चलिए
अब आगे हम इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी है? तो हम लोगों ने देखा कि लाभ हानि अनुपात, विभाजन अनुपात, यदि साझेदारी संलेख का क्या है? अभाव है। यदि साझेदारी संलेख का क्या है? अभाव है, तो क्या क्या होगा? लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा? या बराबर होगा। यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, ठीक है, इसीलिए क्या लिखा गया है? साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो ये सारे नियम लागू होते हैं। तो क्या पहला क्या है? लाभ हानि विभाजन। यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो साझेदारों का क्या होगा? लाभ बराबर हिस्से में दिया जाएगा, भले ही साझेदारों ने पूंजी किसी भी अनुपात में लगाई हो। दूसरा है ऋण। ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज क्या है? यदि अभाव है संलेख का तो 6%, और यदि संलेख में दिया गया है तो उसी अनुपात में दिया जाएगा या उसी प्रतिशत में दिया जाएगा। तीसरा है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो नहीं दिया जाएगा, और वेतन भी यदि साझेदारी संलेख का अभाव है, यदि साझेदारी संलेख में नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाएगा। और क्या था? पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? लाभ हानि अनुपात यदि नहीं है साझेदारी संलेख में लिखा तो बराबर। यदि ऋण पर ब्याज यदि नहीं लिखा है तो 6%। आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। वेतन पर वेतन नहीं दिया जाएगा, और पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए कि अब हम ये देखते हैं कि लाभ हानि अनुपात कैसे कैसे बांटा जा सकता है। लाभ हानि को साझेदार जो हैं वो जब व्यवसाय के संचालन से व्यवसाय में प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको किस अनुपात कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 प्रकार से साझेदारों द्वारा अपने लाभ हानि को बांटा जाता है। कैसे? तो एक निर्धारित अनुपात पर, मतलब कि जो भी निर्धारित कर दिया गया है, यदि 2 साझेदार हैं ए और बी, तो यदि ये है कि ए को 2% और बी को 3% देना है या 2:3 के रेशियो में देना है, ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि ए 2% लेगा और बी कितना लेगा? 3%। तो ये निर्धारित अनुपात पे। समान अनुपात में, मतलब यदि ये चाहे तो ये क्या है? ये बराबर बराबर हिस्से में भी बांट सकते हैं, 50-50 जिसको हम कहते हैं समान अनुपात 1:1 के रेशियो में। ठीक है। और तीसरा है पूंजी के अनुपात में, जो जिस प्रकार का पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में क्या करेगा? इसको बांट सकता है। ठीक है। पूंजी के अनुपात में, निर्धारित अनुपात में, समान अनुपात में, और पूंजी के अनुपात में। मतलब यदि कोई साझेदार 5,000 पूंजी लगाया है और यदि कोई साझेदार 7,000 पूंजी लगाया है तो कैसे बांटेगा? 5:7 के रेशियो में, 5:7 रेशियो में। जैसे पूंजी लगाया है उसी अनुपात में ये क्या करेंगे? लाभ हानि को बांटेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक क्वेश्चन है आपके पास कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जिसे हम कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसको देखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। क्योंकि जब हम साझेदारों के जो लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है या लाभ हानि का समायोजन किया जाता है, तो जैसे एकल व्यवसाय में किया जाता है उसी तरह से यहाँ भी किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। साझेदारी व्यवसाय की दशा में साझेदारी संगठन के शुद्ध लाभ व हानि को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि जो भी साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संगठन से जो भी लाभ होगा उसके शुद्ध लाभ को, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को हम कहाँ लिखेंगे? हम कहाँ लिखेंगे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को? तो लाभ हानि नियोजन खाते में, जिसको हम इंग्लिश से कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। जो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण दर्शाने हेतु तैयार किया जाता है। इसको हम क्यों तैयार करते हैं? तो साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा दर्शाने के लिए हम इसको
तैयार करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लाभ हानि नियोजन खाता हम क्यों बना रहे हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता हम साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण दर्शाने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि हम साझेदारी संगठन से हुए शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को लिखते हैं या हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, साझेदार इसी में लाभ हानि नियोजन खाते के साथ साथ क्या है, इसमें कुछ और भी खाते बनाए जाते हैं। जैसे यदि पूंजी खाता बनाने की 2 विधियां हैं। पूंजी खाता बनाने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कौन कौन सी 2 विधियां हैं? तो स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाता जब हम स्थिर पूंजी खाते को, कैपिटल अकाउंट को जब हम क्या करते हैं, स्थिर पूंजी विधि से तैयार करते हैं। ठीक है, स्थिर पूंजी विधि से तैयार करते हैं तो उस समय हम 2 खाता बनाते हैं। स्थिर पूंजी विधि से जब हम तैयार करेंगे तो इसमें 2 खाते बनाएंगे। वो 2 खाता कौन कौन सा है? तो ये 2 खाता है पार्टनर्स, पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पूंजी खाता बनाने की 2 विधियां हैं, स्थिर पूंजी विधि और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी विधि। ठीक है, स्थिर पूंजी विधि फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो जो स्थिर पूंजी खाता है इसमें हम 2 तरह के खाते बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में हम क्या है, एक ही खाता बनाते हैं और सिर्फ कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कुछ जान सकते हैं आप इसमें कि जब भी स्थिर विधि से साझेदारों के जो खाते बनाए जाते हैं, कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें पूंजीगत प्रकृति के ही लेखे किए जाते हैं। ये पूंजीगत प्रकृति के व्यवहारों का लेखा इसमें होता है। जबकि करंट अकाउंट में आयगत प्रकृति के लेखे व्यवहार किए जाते हैं। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें कि आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या जाना अभी कि साझेदारी में जब हम क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या है, 2 प्रकार से बनाते हैं, 2 विधियों से बनाते हैं, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि में 2 प्रकार के खाते खोलने होते हैं हमको, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर करंट अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में हम सिर्फ एक खाता खोलते हैं, एक खाता बनाते हैं, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो और अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, तो हम देखते हैं स्थायी पूंजी खाता, जिसे हम स्थिर पूंजी खाता भी कह रहे हैं। स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर क्या है? ठीक है, स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या अंतर है? तो देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि स्थायी पूंजी या स्थिर पूंजी खाता जो है वो कैसा है। तो इसके बारे में कहता है, इस खाते का जो शेष होता है ना, जो बैलेंस होगा वो कैसा होगा, क्रेडिट होगा। इसका शेष सदैव क्रेडिट होता है। स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होगा, जबकि परिवर्तनशील खाते का जो शेष है, वैसे तो इसको क्रेडिट होना चाहिए, परंतु ये कभी कभी क्या हो जाता है, डेबिट भी हो जाता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है इस खाते में, कौन से खाते में, तो स्थायी पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है। किस चीज़ का लेखा किया जाता है? सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के अलावा समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जैसे पूंजी पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, लाभ,
व आहरण का भी लेखा किया जाता है। इसमें सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है और इसमें पूंजी के साथ साथ पूंजी पर ब्याज, वेतन, लाभ, आहरण, इन सब का लेखा किया जाता है। ठीक है। तीसरा अंतर क्या है, इस खाते में पूंजी सदैव स्थिर रहती है, जबकि इस खाते में पूंजी लगातार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तन इसमें होता रहता है। ठीक है। और क्या अंतर है, तो और अंतर है, चौथा अंतर है इस प्रणाली में पूंजी खाते रखने पर चालू खाता अलग से खोलना पड़ता है। ठीक है। स्थिर पूंजी खाते में यदि हम क्या है पूंजी खाता खोल रहे हैं तो पूंजी खाता खोलने के साथ दो खाते खोलेंगे, एक पूंजी खाता तो खोलेंगे ही, साथ में एक चालू खाता खोलेंगे। तो मतलब स्थिर पूंजी खाते में दो खाते खोले जाते हैं, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है। ठीक है। वो भी कौन सा, तो पूंजी खाता। ठीक। वही कह रहा है कि इस प्रणाली में स्थिर पूंजी या स्थिर विधि या स्थायी पूंजी खाते के समय पूंजी खाते रखने पर चालू खाता भी अलग से खोलना पड़ता है, जबकि इस प्रणाली में अलग से कोई और खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रणाली में पूंजी खाता रखने पर चालू खाता अलग से खोलना पड़ता है, जबकि परिवर्तनशील प्रणाली में अलग से और कोई खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी करें। ठीक है। धन्यवाद।